बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिसर्च साइंस फोरम एंड आई एम मोहम्मद फ़हीम। डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश ये है कि क्वेश्चंस को जो भी आप तक वीडियो पहुंचे इन तमाम क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सुना करें और वीडियो को मुकम्मल सुना करें और ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर किया करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। आपसे गुजारिश ये करनी है कि बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़े ही लगन से मेहनत करें। ये सब जितनी भी एफर्ट की जा रही है ये आपके लिए की जा रही है। आप हमारे इस कंट्री का आप लोग बहुत बड़ा सरमाया हैं और आज आप जिस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, कल को इंशाल्लाह ये मुल्क, इस मुल्क की जो डोर है वो आपके हाथ में होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़े ही ध्यान से मेहनत किया करें, चीज़ों को बड़े आसान तरीके से समझा करें और जो चीज़ आपको पता चल देती है कि आपको ये बात 100% क्लियर है, उसको कोशिश करें कि दूसरे स्टूडेंट को भी बताएं, उनके साथ अपने कंसेप्ट्स को डिस्कस किया करें। इससे आपका तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन आपके जो दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, ये बात मैं आपको शुरू दिन से कह रहा हूँ कि मेहनत करें, नॉलेज के लिए मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो आइए देखते हैं, आज का हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज रोल ऑफ बायोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में हमने 4 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो अक्सर बोर्ड में आते हैं। तो आज का जो हमने पहला लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है इस टॉपिक में से, वो है रोल ऑफ बायोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन। वैसे इस टॉपिक का जो नाम है दैट इज अ बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस आप कह सकते हैं कि टॉपिक के अंदर फर्दर सब टॉपिक हैं 4 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर 3 जो बाकिया लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम बाकी 3 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, आज का लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज अ रोल ऑफ बायोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन। यानी कि बायोलॉजी ने हमें किस तरह से हमारी हेल्प की है फूड प्रोडक्शन में, किस तरह से हमारी फूड में इसने इजाफा किया है। तो पहले देखते हैं हम प्लांट प्रोडक्शन। तो हमने प्लांट की जो प्रोडक्शन उसमें इजाफा किया है बाय इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। एग्जिस्टिंग वैरायटी से क्या मुराद है? जो वैरायटीज प्लांट्स की हमारे पास अवेलेबल हैं, मौजूदा हैं, उनके ट्रेट्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बेहतर किया है ताकि उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हो सके। हमने नई ऐसी प्लांट की वैरायटीज प्रोड्यूस की हैं जिनकी यील्ड ज्यादा है, यानी कि उनकी प्रोडक्शन ओवरऑल हमने बढ़ा दी है, और ऐसी प्लांट्स की वैरायटी पैदा की हैं जिनके ऊपर डिजीजेस का कोई असर नहीं है। तो ये एक्चुअली ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम ओवरऑल प्लांट की प्रोडक्शन में इजाफा कर रहे हैं। हम प्लांट की प्रोडक्शन में इस तरह से भी इजाफा कर रहे हैं और इस जिसमें एक प्रोसेस शामिल है दैट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी कि आप कह सकते हैं कि हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए से भी नई नई वैरायटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम वो प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनके अंदर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। फिर हम उन्हीं प्लांट्स को आगे कल्टीवेट करते हैं, आगे हम उन्हीं को ग्रो कराते हैं और बाकियों को हम फील्ड में से निकाल देते हैं और फाइनली हमारे पास एक ऐसी जनरेशन आ जाती है जिसके अंदर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं और वो बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तो इस टेक्निक से हमने बहुत अच्छी वैरायटी पैदा की है, वीट की, राइस की और कॉर्न की। तो डियर स्टूडेंट्स, समटाइम हम प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम उनके जीन्स के अंदर, उनके डीएनए के अंदर अपनी डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनका हमने जीनोम चेंज कर दिया हो, ऐसे प्लांट्स को हम एक नाम देते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। प्लांट्स हैविंग डिजायर्ड जीनोम, having foreign piece of DNA that is called as transgenic plant। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर हमारे अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों, जिनके अंदर हमने अपना डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस किया हो, उस प्लांट को हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास एक ऐसा प्लांट है जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है या कोई एंटीबायोटिक पैदा कर रहा है। ऐसा प्लांट हमने प्रोड्यूस कर लिया, हमने उसमें ह्यूमन की जीन इंट्रोड्यूस की, वो प्लांट ग्रो कर गया। अब हम चाहते हैं कि उस प्लांट की
बेशुमार कॉपीज बन जाए। तो स्टूडेंट्स हम उसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, हम अपने डिजायर्ड प्लांट में से टिश्यू लेते हैं, उसमें से टिश्यू लेने या एक सिंगल सेल भी लिया जा सकता है, कोई भी सेल लिया जा सकता है, उस सेल से हम पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर सकते हैं। और जिस प्लांट का हमने सेल या टिश्यू लिया, वो जो नया प्लांट बनेगा वो 100% उसके आइडेंटिकल होगा जिसका हमने टिश्यू लिया था, तो बशर्ते कि उसमें कोई म्यूटेशन ना आए। तो इस टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम थोड़े वक्त में ट्रांसजेनिक प्लांट की बेशुमार मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। हम डिजायर्ड प्लांट का टिश्यू लेते हैं और उसको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में, लिक्विड मीडियम के अंदर ग्रो करवा लेते हैं, और थोड़े ही वक्त में हमारे पास बेशुमार, आप कह सकते हैं कि उस प्लांट के क्लोन्स बन जाते हैं, उस प्लांट की आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती हैं। तो ये टिश्यू कल्चर टेक्निक हमारे लिए प्लांट की प्रोडक्शन में, रैपिड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम प्लांट की प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है एनिमल प्रोडक्शन। जो एनिमल ब्रीडर्स हैं, जिनके जो एनिमल पे वर्क कर रहे हैं, एनिमल की ब्रीडिंग करवा रहे हैं, वो साइंटिस्ट ने एनिमल की प्रोडक्शन में इजाफा किया है। कौन से एनिमल्स, जैसे चिकन, काउ और शीप वगैरह। ये चिकन, काउ और शीप, नो डाउट के दे आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये मीट के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। इस तरह से ब्रायलर्स पैदा किए गए हैं फॉर व्हाइट मीट, एंड यू नो व्हाइट मीट इज अ काइंड ऑफ मीट दैट कंटेन लेस फैट। इसमें फैट की क्वांटिटी कम होती है, इसमें ब्लड सेल्स कम होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन कम होती है। एक होता है रेड मीट, जिसमें ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं, हीमोग्लोबिन ज्यादा होती है, उसमें फैट्स भी ज्यादा होते हैं। तो ये जो ब्रायलर्स है, यानी कि चिकन जो हम जिसका मीट खाते हैं, वो एक्चुअली व्हाइट मीट होता है। तो बायोलॉजिस्ट ने ट्रांसजेनिक प्लांट्स की तरह ट्रांसजेनिक एनिमल भी पैदा किए हैं। तो क्या होंगे स्टूडेंट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल जिनके अंदर हमने अपना डिजायर्ड जीनोम इंट्रोड्यूस किया हो, डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जीन हमने इंट्रोड्यूस किया हो, जिसका जीनोम हमने चेंज कर दिया हो, ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे हम, ट्रांसजेनिक एनिमल। हम इन एनिमल से, ट्रांसजेनिक एनिमल से अपने डिजायर्ड कंपाउंड्स, प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, केमिकल ले सकते हैं। मतलब हम एनिमल के मिल्क के जरिए से हम उनमें से एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, हम उनमें से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग आवर डिजायर्ड जीन्स इन देयर जीनोम। तो ट्रांसजेनिक एनिमल अगर हम एक प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो हम अगर चाहते हैं कि उस एनिमल की मल्टीपल कॉपीज बन जाए, आइडेंटिकल कॉपीज बन जाए, उसी एनिमल की बेशुमार कॉपीज बन जाए, तो उसके लिए हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं क्लोनिंग, दैट इज अ प्रोडक्शन ऑफ identical, genetically identical copies of animals by asexual reproduction। याद रखिएगा, क्लोनिंग सिर्फ एनिमल तक महदूद नहीं है। क्लोनिंग हम जीन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एक सेल की कॉपी बना सकते हैं, हम क्लोन में एनिमल की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो ये कोई एक छोटी सी टेक्निक नहीं है जो एनिमल तक महदूद है। क्लोनिंग में हम एक जैसे जो जानदार पैदा करते हैं उनको क्लोन्स कहते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, उसमें ये इंशाअल्लाह क्लोनिंग को हम डिस्कस करेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो क्लोनिंग के जरिए से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो नेक्स्ट, बायोलॉजी ने हमें फूड को प्रोड्यूस करने के और कौन से तरीके बताए हैं, उसमें है जी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड क्या होते हैं? ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पेस्ट और साइट। यानी कि पेस्ट आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन के साथ कंपीट करता है फॉर फूड एंड शेल्टर। ये एक डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक नुकसान देने वाला ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन के साथ फूड के लिए और रिसोर्सेज के लिए, या आप कह सकते हैं कि शेल्टर के लिए क्या करता है, कंपीट करता है। इट इज अ destructive organism which compete with human for shelter and food। तो पेस्ट एक नुकसान करने वाला ऑर्गेनिज्म है, और पेस्ट को जो केमिकल किल करते हैं उनको कहते हैं पेस्टिसाइड। CIDE का मतलब होता है किल करना, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो पेस्ट को किल करें उनको हम पेस्टिसाइड का नाम देते हैं। जो पेस्टिसाइड का नेम होता है वो एक्चुअली पेस्ट पे बेस कर रहा होता है। मसलन अगर कोई पेस्ट इंसेक्ट है, तो हम इंसेक्ट को किल करने के लिए
जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होगा इंसेक्टिसाइड। इस तरह से अगर पेस्ट फंगस है तो फंगस को किल करने के लिए जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होगा उसका नाम होगा फंगीसाइड। इस तरह से और भी बेशुमार हैं, जैसे वीड्स को खत्म करने के लिए वीडिसाइड्स और हर्ब्स को खत्म करने के लिए हर्बिसाइड्स, रोडेंट्स को खत्म करने के लिए रोडेंशिसाइड्स, बर्ड्स अगर नुकसान दे रहे हैं तो बर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए, किल करने के लिए एविसाइड। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स के पेस्टिसाइड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हम पेस्ट को खत्म कर सकते हैं। तो इनके फायदे क्या हैं? पेस्टिसाइड्स जो बायोलॉजी ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इनको इस्तेमाल करके हम ओवरऑल फूड की प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। हम इससे अपने प्रॉफिट में इजाफा कर सकते हैं अगर हम प्लांट में होने वाली तमाम डिजीजेस को कंट्रोल कर लें। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इनके इसके नुकसान भी हैं। अगर हम पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या पेस्टिसाइड को हम एक कंट्रोल्ड लेवल से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे नॉन टारगेटेड स्पीशीज भी ख़त्म हो सकती हैं। ऐसे स्पीशीज जो हमारे लिए मुफीद थी वो ख़त्म हो सकती हैं, जैसे पोलिनेटर्स हैं। ऐसे पोलिनेटर जिनकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन होनी थी वो ख़त्म हो सकते हैं। सॉइल में से माइक्रोब्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ख़त्म हो सकते हैं। इससे पोल्यूशन फैल सकती है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी इससे फैल सकती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो पेस्ट हम ख़त्म करना चाह रहे हैं तो पेस्टिसाइड के ज़्यादा इस्तेमाल से वो उसी पेस्टिसाइड के रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनमें म्यूटेशन आ जाती है और उसके बाद इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड आप जितने मर्जी इस्तेमाल करें पेस्ट को कोई असर नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम पेस्टिसाइड का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्ट ने पेस्टिसाइड्स के अलावा यानी कि इस नुकसान से बचने के लिए एक ऐसी टेक्निक इंट्रोड्यूस की है जिसमें हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल, अब यहाँ पे वर्ड बायोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, बायोलॉजिकल, इट मींस दैट यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल या डिफाइन बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये एक ऐसी स्टूडेंट टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं इट इज अ मेथड और टेक्निक दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग सम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो उनके साथ कंपीट करेंगी, मुकाबला करेंगी या उनको खा जाएंगी। तो उनके साथ वो मुकाबला रिसोर्सेज के लिए, शेल्टर के लिए मुकाबला करेंगी, उनको वहां से हो सकता है वो भगा दें तो वहां से वो भाग जाएंगे। तो इस तरह से उनके साथ या वो फीड करेंगे उनके ऊपर या उनके साथ वो कंपीट करेंगे। तो इस तरह से एक जानदार को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे नुकसान देने वाले जानदार को कंट्रोल करना क्या कहलाएगा, बायोपेस्टिसाइड्स। आपकी बुक में एक एग्जांपल लिखी है कि एक इंसेक्ट है एफिड। एफिड एक इंसेक्ट है जो कि वॉलनट ट्री यानी कि अखरोट के दरख्त को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, यानी कि उसके पत्तों को नुकसान पहुंचाता है एफिड। इट इज कंट्रोल्ड बाय वेस्प। इसको वेस्प के जरिए से कंट्रोल किया जा सकता है। ये वेस्प क्या करती है, इस एफिड की बॉडी के अंदर अपने एग्स को इंजेक्ट करती है, इंजेक्ट करती है। जैसे वेस्प, आपने येलो वेस्प देखा होगा, ये येलो वेस्प जिस तरह से किसी बॉडी के अंदर अपना पॉइजन इंजेक्ट करता है, ऐसे ही ये वेस्प यानी कि ब्लैक वेस्प है, ये ब्लैक वेस्प है जी। ये ब्लैक वेस्प क्या करती है कि ये अपने एग्स इंजेक्ट करती है इसकी बॉडी में, इसके एब्डोमेन में। तो जैसे ही ये एग्स में से न्यू यंग वन निकलते हैं तो वो इस एफिड की बॉडी के ऊपर फीड करना शुरू कर देते हैं और वो एज अ पैरासाइट काम करते हैं। वो पैरासाइट के तौर पर ऐड करते हैं और इसको आस्ता आस्ता खत्म कर देते हैं। और उसमें से जैसे ही ये अडल्ट होते हैं तो ये उसकी बॉडी में से बाहर आ जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो ब्लैक वेस्प के न्यू यंग वन है वो इसके ऊपर एज अ पैरासाइट अटैक करते हैं। तो ये इसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल कंट्रोल। द नेक्स्ट वन दैट इज यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, आपको ये पता है कि पेस्टिसाइड्स केमिकल सब्सटेंसेस है। इनके पेस्टिसाइड्स का आपको पता है कि ये केमिकल सब्सटेंसेस है जिनको हम पेस्ट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो बायोपेस्टिसाइड क्या हुए? ऐसे पेस्टिसाइड जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से लेते हैं, यानी कि these are, you can say that, the chemical substances which are obtained from natural resources. मसलन जैसे कुछ ऑयल्स हैं, कैनोला ऑयल है, ऑयल्स वगैरह जो कि हम फंगस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सर्टेन एंजाइम पैदा करते हैं जो एक आप कह सकते हैं कि डिकम्पोजर के तौर पर ऐड करते हैं, जो आप कह सकते हैं कि रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, जो आप नुकसान देने वाले जानदारों के ऊपर हम उनकी स्प्रे कर सकते हैं और उनको वो किल कर सकते हैं, डिजीज पैदा कर सकते हैं, उनमें के अंदर वो पैरासाइट के तौर पर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे पेस्टिसाइड्स जिनको हम नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं उनको हम बायोपेस्टिसाइड का नाम देते हैं। तो बैक्टीरिया भी एज अ बायोपेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्योंकि वो भी बेशुमार केमिकल सब्सटेंस, इनके एंजाइम वगैरह पैदा कर सकते हैं। इस तरह से मैंने जैसे एग्जांपल दी, ऑयल्स है, कैनोला ऑयल है, तो इसको भी हम, इस ऑयल को भी एज अ बायोपेस्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दैट द क्वेश्चन दैट इज अ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम वो तमाम सूटेबल टेक्निक्स और टूल्स इस्तेमाल करते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज के इलाज के लिए। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या है कि इसमें एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर या किसी ऑर्गेनिज्म की या किसी सोसाइटी के अंदर पाए जाने तमाम डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं और उसमें सूटेबल मेथड के जरिए से उनका इलाज भी करते हैं। और इसमें हम जो पब्लिक है, कम्युनिटी है, उसको भी शामिल करते हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये डिजीज़ कैसे फैलती है, इसकी सिवियरिटी क्या है, कितनी ये शदीद डिजीज़ है, और इसके अलावा इसको हम रोक कैसे सकते हैं, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं कि हम बीमारियों के साथ लड़ कैसे सकते हैं, उनसे हम बच कैसे सकते हैं। ये एक्चुअली टेक्निक को हम क्या कहते हैं जी, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो यहाँ तक स्टूडेंट ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है। इसके अंदर 2 पॉइंट और हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, जो कि एक अलग से क्वेश्चन है, उसके ऊपर मैं एक पूरा लेक्चर दूंगा, और फिर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर भी सुनना मत भूलिएगा। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने मुकम्मल तौर पर तसल्ली से क्वेश्चन याद करना है, और जो भी क्वेश्चन आपके जहन में रेज होते हैं उनको ज़रूर डिस्कस किया करें, मुझे व्हाट्सएप पे पूछा करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।